हेलो डियर स्टूडेंट्स, माई सेल्फ कन्हैया सिंह तोमर। और आज मैं आपको विज्ञान विषय में जीव विज्ञान का पोर्शन, इसका पाठ का नाम है जीव जन्म कैसे करते हैं, ये पढ़ाने वाला हूँ। और इसको स्टार्ट करने से पहले आपने 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा कि जीव विज्ञान किसे कहते हैं। जीव विज्ञान किसे कहते हैं या जीव विज्ञान से आप क्या समझते हैं। जीव विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है, जीव विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत जीवों का अध्ययन किया जाता है, जिसके अंदर जीवों का अध्ययन किया जाता है। बायोलॉजी, बायोलॉजी स्टडी ऑफ द लिविंग बीइंग्स is known as biology. Bio means होता है living beings, and logy means study. So the definition is study of the living beings is known as biology. जीव विज्ञान की आगे दो और प्रमुख शाखाएं होती हैं। जीव विज्ञान को आगे दो शाखाओं में बांटा गया है। बायोलॉजी हैव टू मेन ब्रांचेस, जूलॉजी एंड बॉटनी, जिसको हम कहते हैं जंतु विज्ञान और वनस्पति विज्ञान। तो अभी छात्रों, हमने जीव विज्ञान किसे कहते हैं इसकी परिभाषा को जाना था। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, जीव विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है, इसको मैं लिख देता हूं। जीव विज्ञान किसकी शाखा है? विज्ञान, विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम जीवों का अध्ययन करते हैं। ध्यान से समझना भी है और याद भी करना है, लिखना भी है। जीव विज्ञान को हमने परिभाषित किया, इतना आपको याद करना होगा। जीव विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम जीवों का अध्ययन करते हैं। विज्ञान की शाखा है, याद रखना पड़ेगा। विज्ञान किसकी शाखा है? विज्ञान। जीव विज्ञान की दो प्रमुख शाखाएं हैं, जिसको मैंने बताया, जंतु विज्ञान और वनस्पति विज्ञान। जंतु विज्ञान के अंतर्गत हम केवल जंतुओं का अध्ययन करते हैं, जितने भी पृथ्वी पर हम यहाँ पर जीव जंतु पाए जाते हैं उनका अध्ययन करते हैं। और वनस्पति विज्ञान के अंतर्गत हम पेड़ पौधों का अध्ययन करते हैं। विज्ञान जीव, आप अगली इन दोनों परिभाषा लिखेंगे तो लिखेंगे जंतु विज्ञान जीव विज्ञान की वह शाखा है। जंतु विज्ञान जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत जीव जंतुओं का अध्ययन करते हैं, जंतुओं का अध्ययन करते हैं। और वनस्पति विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत वनस्पति पेड़ पौधों का अध्ययन करते हैं। अब हम इससे आगे चलते हैं। तो जो हमारा पाठ का नाम है जीव जन्म कैसे करते हैं, इससे संबंधित हम प्रारंभ करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले जीवन काल, क्योंकि जीवन काल को समझना बहुत जरूरी है। जीवन काल, जिसको लाइफ स्पाज्म, SPAS, लाइफ स्पाज्म। जीवन काल क्या है? जीवन काल किसी भी जीव जंतु का, किसी भी जीव का वह काल होता है, वह समय होता है जब वो पैदा होता है, उसके पैदा होने से लेकर के उसकी मृत्यु तक के समय को हम जीवन काल कहते हैं। प्रत्येक जीव जो होता है पृथ्वी पर एक निश्चित समय तक ही जीवित रहता है, और वो समय जो होता है उस जीव के लिए जीवन काल कहलाता है। आप जैसे जानते हो, कुत्ते की आयु निश्चित होती है, खरगोश की आयु निश्चित होती है, इसी तरह मनुष्य की आयु निश्चित होती है। तो जब कोई पूछता है जीवन काल किसे कहते हैं, आपको पता होना चाहिए। किसी भी या प्रत्येक जीव
प्रत्येक जीव कुछ निश्चित समय तक ही जीवित रहता है और उसे जीव का जीवन काल कहते हैं। ऐसे लिख भी सकते हैं, प्रत्येक जीव कुछ निश्चित समय तक ही जीवित रहता है, जिसे उस जीव का जीवन काल कहा जाता है। सबको स्पष्ट दिखाई दे रहा होगा। प्रत्येक जीव कुछ निश्चित समय तक ही जीवित रहता है, जिससे उस जीव का जीवन काल कहते हैं, लाइफ स्पान कहते हैं। अब इसके बाद हम नेक्स्ट हेडिंग जो पार्ट से संबंधित है, जन्म, इसको रिप्रोडक्शन कहते हैं अंग्रेजी में, रिप्रोडक्शन, REPRODUCTION। सभी छात्र इसको अच्छे से समझेंगे और लिखने का प्रयास करेंगे कि रिप्रोडक्शन क्या है। प्रत्येक जीव संसार में अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए अपने समान संतान उत्पन्न करने की क्षमता रखता है, और ये संतान उत्पन्न करने की जो प्रोसेस होता है, जो प्रक्रिया होती है, उस प्रक्रिया को जन्म कहते हैं। प्रत्येक जीव या प्रत्येक जाति अपने वंश को इस अस्तित्व में बनाए रखने के लिए संतान उत्पन्न करता है। जैसे आप देखते हैं कि मक्खी अपने और मक्खियों को जन्म देती हैं, इसी प्रकार से मच्छर, वो भी मच्छरों को जन्म देते हैं, एग्स देते हैं, उनसे लाखों मच्छर पैदा होते हैं। प्रत्येक जीव अपने कुत्ते आगे उनकी प्रजाति डेवलप होती है और वो उसी प्रजाति को अपनी बनाए रखते हैं। तो प्रत्येक जीव जो है जाति अपने वंश को अस्तित्व में बनाए रखने के लिए संतान उत्पन्न करते हैं, और संतान उत्पन्न करने की क्रिया जो होती है क्या कहलाती है, जन्म कहलाती है। प्रत्येक जीव अपनी जाति या वंश को, वंश की निरंतरता बनाए रखने के लिए अपने समान संतान उत्पन्न करते हैं। यह प्रक्रिया जन्म कहलाती है। सभी छात्र समझ गए होंगे कि जन्म किसे कहते हैं। अभी हमने इससे पहले जीव विज्ञान की परिभाषा को पहले जानी थी, उसके बाद जीव विज्ञान के बाद उसकी दो मेन ब्रांचेस, जंतु विज्ञान और वनस्पति विज्ञान। इसके बाद हमने लाइफ स्पान, आफ्टर दैट रिप्रोडक्शन, जन्म क्या है। तो प्रत्येक जीव अपनी जाति या वंश की निरंतरता बनाए रखने के लिए अपने समान संतान उत्पन्न करते हैं, और यह प्रक्रिया क्या कहलाती है, जन्म कहलाती है। अच्छा, इस छात्रों को हम जन्म के बाद समझते हैं कि जन्म का आधार अर्थात बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ रिप्रोडक्शन को समझते हैं। तो बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ रिप्रोडक्शन, जन्म का आधार क्या है, अर्थात कि जन्म का प्रोसेस तो हो गया कि अब उसके बाद जीव कैसे बनता है या जीव की आनुवंशिक इकाई क्या होती है, तो इसको हम जानेंगे। जन्म के बाद आपने देखा होगा, जन्म के बाद जो उत्पन्न हुई संतान होती है अपने जनक के समान ही होती है। आपने अनुभव भी किया होगा कि बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स जो है, स्ट्रक्चरल फीचर्स भी होते हैं, या इसके अलावा और भी बहुत सारे कि लंबाई का लक्षण हो गया या फिर रंग का एक कैरेक्टर हो गया, वो अपने माता पिता से ही मिलता जुलता होता है, फिर अपने परिवार से मिलता जुलता होता है। तो ये सब समानताएं कैसे आती हैं, ये सब समानताएं जो सिमिलरिटीज़ जो हैं वन जनरेशन टू
सेकंड जनरेशन कैसे एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में कैसे ट्रांसफर होती है। तो जन्म का आधार क्या होता है, तो इसमें हम बता सकते हैं जन्म के बाद उत्पन्न संतान अपने जन्म के समान होती है। इसका प्रमुख कारण क्या है, इसका प्रमुख कारण जो है आनुवंशिक पदार्थ है। इसका प्रमुख कारण क्या है, आनुवंशिक पदार्थ। इसको हम जेनेटिक मटेरियल, अब ये नया शब्द आपके लिए आया, आनुवंशिक पदार्थ किसे कहते हैं, आनुवंशिक पदार्थ होता क्या है, ये कहाँ मिलता है। तो जो सेल की स्ट्रक्चर होती है उसके अंदर केंद्रक होता है सेल के, कोई भी यदि हम प्लांट सेल की बात कर रहे हैं तो प्लांट सेल में एक बेड डेवलप न्यूक्लियस होता है इसके मिड में। तो उस केंद्रक के अंदर बहुत सारा केंद्रीय पदार्थ होता है जिसको हम जेनेटिक मटेरियल कहते हैं। और वो जब जेनेटिक मटेरियल एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर होता है तो नई पीढ़ी डेवलप होती है। ये केंद्र की संरचना है, इसको हम न्यूक्लियस कहते हैं, NUCLEUS। ये प्लांट सेल है क्योंकि रिप्रोडक्शन जो होता है वो प्लांट सेल में भी होता है, एनिमल सेल में भी होता है, एनिमल सेल के द्वारा भी रिप्रोडक्शन होता है। इसमें ये जो क्रोमोसोम्स होते हैं, क्रोमेटिन थ्रेड, क्रोमेटिन थ्रेड जब सेल डिवाइड होती है, एक सेल से दूसरी सेल डेवलप होती है, तो यहाँ पर केंद्रीय पदार्थ जिसको हम आनुवंशिक पदार्थ कहते हैं, ये पदार्थ भी एक जीव से दूसरे जीव में ट्रांसफर होता है। और इस आनुवंशिक पदार्थ की जो इकाई होती है वो होती है डीएनए। डीएनए का नाम आपने सुना होगा, 9th स्टैंडर्ड में बताया होगा। इसका पूरा नाम होता है डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक अम्ल। डीएनए का पूरा नाम क्या है, डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक अम्ल। और ये क्या है, एक संपूर्ण जीव की आनुवंशिक इकाई कहलाती है। संपूर्ण जीव की यदि आनुवंशिक इकाई की बात करते हैं तो आनुवंशिक इकाई क्या कहलाती है, डीएनए कहलाती है। यदि हम केवल जीव की जर्नल साधारण इकाई की बात करते हैं तो जीव की इकाई क्या होती है, कोशिका होती है। जीव का जो जीव की संरचना है वो किससे हुई है, कोशिका से मिलकर के बनी हुई है। कोशिका से उसकी जीव की संरचना होती है। तो यदि हम जीव की इकाई की केवल यूनिट की बात करते हैं तो कोशिका बोलना है हमें उत्तर। और यदि आनुवंशिक इकाई सोचते हैं कि जीव की आनुवंशिक इकाई क्या है तो डीएनए बोलना है। और डीएनए केंद्रीय पदार्थ होता है, केंद्र में पाया जाता है डीएनए, ठीक है। अच्छा, अब इतना जानने के बाद अब नेक्स्ट हम चलते हैं टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन, जन्म के प्रकार। जन्म मुख्यतः दो प्रकार से जीवों में पाया जाता है। जन्म के प्रकार, टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। ये मेनली 2 टाइप्स से होता है, एक तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और दूसरा होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसको हम लैंगिक जन्म कहते हैं, लैंगिक जन्म, और ये अलैंगिक जन्म। अब दोनों में डिफरेंस क्या है इसको समझना बहुत ज्यादा आवश्यक होता है। अक्सर होता है कि स्टूडेंट्स पढ़ते चले जाते हैं लेकिन उनको ये ज्ञान नहीं हो पाता कि आखिरकार लैंगिक जन्म किसे कहते हैं, या सेल की बेसिक चीजें हैं, सेल की स्टेजेस के बारे में नहीं पता चल पाता, इंटरनेट करके चले जाते हैं। लेकिन यदि हम बेसिक चीज़ों को समझ करके यहाँ पर एक एक बारीक चीज़ पर ध्यान देते, मैंने अभी कई चीज़ें बताई, उन चीज़ों को नोट करेंगे, समझेंगे तो निश्चित है कि ये जो कमी रहती है स्टूडेंट्स के अंदर वो आप दूर कर पाएंगे, आगे लगातार नहीं बनी रहेगी। लैंगिक जन्म के लिए हमें 2 विपरीत जन्मों की आवश्यकता होती है। इसमें मतलब 2 विपरीत प्रकार के जनक की आवश्यकता हमें
इसमें लैंगिक जनन, और अलैंगिक जनन में केवल एक ही प्रकार का जनक पर्याप्त होता है, एक ही प्रकार का जनक पर्याप्त होता है अलैंगिक जनन को कराने के लिए। जैसे इसमें लैंगिक जनन की हम बात करते हैं तो नर और मादा दोनों जनक की आवश्यकता होगी। नर से नर युग्मक बनेगा, नर से नर युग्मक, और मादा से मादा युग्मक। और जब ये दोनों युग्मक संलयित होते हैं तो इनके संलयन के पश्चात क्या बनता है? जाइगोट बनता है। जाइगोट बनता है जिसको हम युग्मनज कहते हैं अंग्रेजी हिंदी में, युग्मनज। और इस युग्मनज में क्लीवेज वितरण की क्रिया होती है, सेल डिवीजन होता है इस जाइगोट में, और उसके पश्चात हमें क्या नई संतान उत्पन्न होती है। इसके पश्चात जाइगोट में वितरण के पश्चात नई संतान की उत्पत्ति होती है। ये लैंगिक जनन की हम बात कर रहे थे कि लैंगिक जनन जो है इसमें दो विपरीत जनकों की आवश्यकता रहेगी, नर से नर युग्मक और मादा से मादा युग्मक। इन दोनों के संलयन होने का प्रोसेस जो होता है यहाँ पर, इस प्रोसेस को, ये जो संलयन होकर जाइगोट बन रहा है तो इस प्रोसेस को निषेचन कहते हैं, फर्टिलाइजेशन। कुछ ऐसा क्वेश्चन आता है कि निषेचन क्या है या निषेचन किसे कहते हैं। तो निषेचन में आपको यही बताना है कि दो विपरीत प्रकार के जनक मिलकर के जब जाइगोट बनाते हैं, या नर युग्मक और मादा युग्मक मिलकर के जाइगोट बनाते हैं, तो ये प्रक्रिया जाइगोट के बनने की प्रक्रिया, युग्मनज के बनने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? निषेचन कहलाती है। इसके पश्चात नई संतान उत्पन्न होती है। इसमें लगभग समय 9 महीने का समय लगता है। उसके पश्चात अलग अलग टाइम ड्यूरेशंस रहते हैं अलग अलग प्रकार के जीवों में। जो मैच्योरेशन का स्टेज है, टाइम ड्यूरेशन है, वो अलग अलग होता है। अब इसकी बात करते हैं अलैंगिक जनन की, तो इसमें एक प्रकार का जनक जो है आवश्यक रहता है। एक प्रकार के जनक से आपको लैंगिक जनन होने मिल जाएगा। इसमें एक एग्जाम्पल देखें कि अमीबा जो है यूनिसेलुलर एनिमल है, और अमीबा के बारे में कहावत है कि अमीबा चाकू के धार के नीचे अमर होता है। अर्थात अमीबा को जितने टुकड़े हो जाएं, अमीबा उतना ही अमीबा में बदल जाता है। इसमें अमीबा में होता क्या है? इसका पहले जीव द्रव्य जो होता है वो पूरा डिवाइड होता है, और नेक्स्ट स्टेज में जाकर के ये दो अमीबा बन जाते हैं। तो ये अमीबा में द्विविखंडन, बाइनरी फिशन के द्वारा रिप्रोडक्शन, मैंने ये बताया कि अलैंगिक जनन में कि एक ही जनक, एक ही प्रकार का जनक, इसमें दो प्रकार के जनकों की आवश्यकता नहीं दिखाई दी, जबकि लैंगिक जनन में दो प्रकार के जनकों की आवश्यकता होती। हेलो स्टूडेंट्स, अब हम अलैंगिक जनन के विधियों के बारे में चर्चा करेंगे। अभी हमने लैंगिक जनन को जाना, लैंगिक जनन क्या होता है और अलैंगिक जनन क्या होता है। लैंगिक जनन में दो विपरीत जनकों की आवश्यकता होती है, जबकि अलैंगिक जनन में दो विपरीत जनकों की आवश्यकता नहीं होती। अच्छा, लैंगिक जनन या अलैंगिक जनन की यदि परिभाषा करें लैंगिक जनन की, तो प्रजनन की वह क्रिया जिसमें विशेष जनन कोशिकाएं, और विशेष जनन कोशिकाएं जो थी वो मेल गैमेट और फीमेल गैमेट, अर्थात नर युग्मक और मादा युग्मक की हम बात करते हैं। ये विशेष जनन कोशिकाएं कहलाती हैं, जिसके द्वारा जाइगोट बनता है और उस जाइगोट से नए जीव जाति की उत्पत्ति होती है। अच्छा, ये जो गैमेट्स होते हैं, इन गैमेट्स के संलयित होने की क्रिया निषेचन कहलाती है। अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया कि लैंगिक जनन अलैंगिक जनन की बात करते हैं। इसमें जो विशेष जनन कोशिकाएं जो होती हैं, दो विशेष प्रकार की जनन कोशिकाएं नहीं, इसमें केवल एक प्रकार की, इस प्रकार के जनन में विशेष जनन कोशिकाओं की आवश्यकता नहीं होती। जनक से, केवल एक प्रकार के जनक से ही नई जीव जाति की उत्पत्ति, नई संतान की उत्पत्ति होती है। और इसमें हमने बताया कि आनुवंशिक इकाई जो होती है क्या होती है? डीएनए होता है आनुवंशिक इकाई। अब हम बात करते हैं अलैंगिक जनन की विधियों की। तो इसमें सबसे पहली विखंडन की विधि। इसमें विखंडन का जो शाब्दिक अर्थ होता है टूटना होता है, कि जब कोई एक जीव दो जीव में बदल जाता है, बढ़ जाता है, द्विविखंडन, बाइनरी फिशन जिसको कहते हैं, बाइनरी फिशन। अमीबा में जनन जो होता है बाइनरी फिशन के द्वारा होता है।
अच्छा, इस प्रकार के विखंडन में होता क्या है, सबसे पहले केंद्रक डिवाइड होता है, उसके बाद कोशिका द्रव्य डिवाइड होता है। अच्छा, अब ये कोशिका द्रव्य क्या है, ये अमीबा, और इस अमीबा में नीचे केंद्रक और इसके अलावा बहुत सारे फूड वैक्यूल खाद्यान्नी उसको हम कहते हैं। इसके अमीबा के अंदर जो भी सारा पदार्थ है ये कहलाता है कोशिका द्रव्य, कोशिका द्रव्य, और बीच में जो है ये केंद्रक द्रव्य। तो पहले जब इसका डिवाइडेशन होगा तो पहले क्या केंद्रक द्रव्य पर डिवाइड होगा, नेक्स्ट स्टेप में पहले क्या होगा कि अमीबा ये इस तरीके से ये जो केंद्र के पदार्थ था वो दो भागों में बढ़ना प्रारंभ हो जाएगा, और धीरे धीरे केंद्र के पदार्थ के बढ़ने के बाद में नेक्स्ट स्टेप में जब केंद्र के पदार्थ बढ़ चुका होता है और उसके बाद ये साइटोप्लाज्म केंद्रक द्रव्य जो होता है इसका बटना हो जाता है, ये डिवाइड होता है, और फिर उसके बाद होता क्या है, ये दो सेपरेट अमीबा, अलग अमीबा की कोई निश्चित आकृति नहीं होती, इसलिए आपको ऐसा लग रहा होगा कि कैसे डायग्राम्स बना रहे हैं। अमीबा जो है इस अमीबा के अंदर केंद्रक द्रव्य है, केंद्रक, और ये कोशिका द्रव्य, इसके चारों तरफ जो पाया जा रहा है कोशिका द्रव्य। और पहले सबसे पहले कोशिका द्रव्य में बहुत सारे सेल ऑर्गेनल्स कोशिकाओं में पड़े होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया है, गोल्गी बॉडी है, इस तरह के बहुत सारे सेल ऑर्गेनल्स कोशिका के अंदर पाए जाते हैं। सबसे पहले न्यूक्लियस केंद्रक डिवाइड होता है, और केंद्रक के बाद फिर साइटोप्लाज्म कोशिका द्रव्य डिवाइड होता है, बढ़ता है। तो विखंडन का बता रहे थे, विखंडन में यही प्रोसेस होता है। जब विखंडन के द्वारा जन्म होता है तो इसमें पहले जीव के भी अंदर जो केंद्रक होता है, पहले केंद्रक का विभाजन होता है, और उसके बाद फिर कोशिका द्रव्य का विभाजन होता है। द्विविखंडन में अमीबा पैरामीशियम का एग्जाम्पल हो गया। बहुविखंडन में मलेरिया परजीवी प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, जो मलेरिया रोग का भाग होता है, जब इसके अंदर जन्म होता है ये अलैंगिक विधि के द्वारा ही होता है, और बहुविखंडन इसे पाया जाता है। अर्थात यहाँ पर हमने देखा कि एक अमीबा से दो अमीबा बनना द्विविखंडन करा, लेकिन यहाँ पर क्या होगा कि मलेरिया परजीवी प्लाज्मोडियम वाइवेक्स डिवाइड होगा तो हो सकता है ये दो की जगह 4-5 बहुविखंडन कितने भागों में बढ़ सकता है। खंडन हाइड्रा और स्पाइरो वगैरह इसके अंदर टूट जाता है, जीव का कोई भी अंग, कोई भी भाग, और टूटने के बाद एक नया जीव से बन जाता है। नेक्स्ट पुनरुद्भवन, रीजनरेशन इसको कहते हैं। रीजनरेशन हाइड्रा और प्लेनेरिया, आपने देखा होगा छिपकली की जब पूंछ टूट जाती है तो वो रीजनरेट दोबारा से बन जाती है, दोबारा से उत्पन्न हो जाती है। ये प्रोसेस जो होता है रीजनरेशन कहलाता है, पुनरुद्भवन इसको कहते हैं। हाइड्रा में और प्लेनेरिया में जनन इसी प्रकार से होता है। डायग्राम बना रहा हूं प्लेनेरिया का, किस तरह का जीव होता है प्लेनेरिया इस लगभग इससे विद्युत आकृति होती है। और प्लेनेरिया में भी जो जन्म होता है, अलैंगिक जन्म, वो रीजनरेशन के द्वारा होता है। अर्थात यदि इसका अगला जो स्टेप है कि ये दो भागों में बढ़ जाएगा। ये आगे चल करके इसको हमने रीजनरेट कर दिया, ऐसे नीचे वाला पोर्शन जो था इसने भी अपने आप को दोबारा से रीजनरेट कर लिया। और देख रहे होगा कि एक प्लेनेरिया जो था ये दो अलग अलग दो जीवों में बदल चुका है। तो रीजनरेशन के द्वारा भी
अलिंगजन होता है, हाइड्रा और प्लुमेरिया दोनों में पाया जाता है। हाइड्रा में बर्डिंग तो मुकुलन हाइड्रा से किसी भी जीव के ऊपर यहाँ पर ये बर्ड निकलती और ये बर्ड बड़ी होकर के ये इस जीव से सेपरेट हो जाती है। ये मेनली ईस्ट वगैरह में इस तरीके से ये बर्ड जो होती है अलग हट जाती है यहाँ से, और एक ईस्ट सेल से 2 ईस्ट कोशिकाएं बन जाती हैं। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।